हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड, पेपर सेकेंड, बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। इसको हम आज पढ़ते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे बैंक एडवांसेस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक ऋण तथा विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ। बैंक ग्राहकों को दो प्रकार की प्रतिभूति के आधार पर ऋण प्रदान कर रहा है, एक तो क्या व्यक्तिगत और एक भौतिक। तो व्यक्तिगत को हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज चुकी हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे विपणन योग्य प्रतिभूतियों पर। अब विपणन योग्य प्रतिभूतियों को कई प्रकार से इन्होंने डिवाइड कर दिया है। जैसे फर्स्ट है माल की जमानत के विरुद्ध ऋण, लोन या एडवांस अगेंस्ट गुड्स, स्कंद विनिमय प्रपत्रों के विरुद्ध ऋण, बीमा पॉलिसी के विरुद्ध, माल के हक के विरुद्ध ऋण और स्वर्ण चांदी एवं आभूषण के विरुद्ध, पुस्तकीय देनदारों के, सावधि जमा रसीद के, राष्ट्रीय बचत पत्रों की जमानत के और पूर्ति या सप्लाई बिलों के विरुद्ध ऋण। अब सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? माल की जमानत के विरुद्ध ऋण। माल की जमानत या एडवांस अगेंस्ट गुड्स, यानी कि गुड्स के बदले में आपको जो ऋण दिया जा रहा है, उनकी जमानत के विरुद्ध जो ऋण दिया जा रहा है। तो बैंक ऋण प्रदान करते समय ग्राहक से क्या करता है? सिक्योरिटीज प्रतिभूतियां प्राप्त करता है। और प्रतिभूतियां लेने का उद्देश्य क्या है? ऋण को सुरक्षा प्रदान करना। यदि आप सिक्योरिटीज के रूप में कुछ जमा नहीं करोगे तो आपके ऋण की सेफ्टी पर फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो बैंक वर्तमान में माल या चल संपत्ति की प्रतिभूतियों के आधार पर भी ग्राहकों को ऋण देने लगे हैं। अब माल या गुड्स किस प्रकार की हो सकती है? चाहे वो कच्ची सामग्री हो, व्यापारिक एवं निर्माण योग्य एवं माल भी सम्मिलित किया जा सकता है। मीन्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर वो जो आपका गुड्स सोल्ड माल होता है वो भी। अब हम बात करते हैं, बैंक के लिए माल की जमानत पर ऋण दिया जाना ज़्यादा सुरक्षित व आसान होता है, क्योंकि माल अस्तित्व में है और मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव भी नहीं आ रहा है, तथा ऋण भुगतान न करने पर इसकी बिक्री भी की जा सकती है। उससे ऋण वसूलना ज़्यादा सरल और सुविधाजनक है। हमारे पास में 3 टाइप के माल हम के आधार पर जो बैंक है वो उस जमानत के आधार पर ऋण प्रदान कर सकता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस हो, या फिर जो कंप्लीट माल तैयार हो जाता है उसके बाद की, मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स, यानी कि बेचे जाने वाले माल की जमानत के तौर पर रखा जा सकता है। और इनको बेचना भी आसान है, इसलिए इन पर ऋण देना भी ज़्यादा सुविधाजनक है। लेकिन इन पर अल्पकालीन ऋण ही दिया जाता है। और चूंकि माल भिन्न भिन्न प्रकृति और किस्म के हो सकते हैं, जिससे मूल्य में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। जैसे कि माल अल्पकालीन प्रवृत्ति का है, शीघ्र नष्ट होने वाला है, या रिसाव वाला है, हास जल्दी होने वाला है, किस किस टाइप के होंगे वो उन पर डिपेंड करता है। अतः बैंक को माल की जमानत पर ऋण देने में जो सावधानियां बरतनी चाहिए या जो उनको कठिनाइयां आती है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे माल की क्षयशील प्रकृति। अब माल किस प्रकार का है, उसमें हास किस प्रकार का होता है, उससे जोखिम कितनी ज़्यादा है, वो भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे माल जल्दी खराब हो रहा है, या उसका हास हो रहा है, या उसका मूल्य कम न हो जाए। इसके अलावा माल का मूल्य, यदि उस माल का या उस गुड की डिमांड और सप्लाई किस प्रकार की है वो भी देखा जाएगा। अगर मूल्य स्थिर नहीं रह रहे हैं तो मूल्यों में होने वाली कमी की भी जोखिमें बनी रहेंगी। माल की डिमांड भी और सप्लाई भी डिपेंड करती है। इसके अलावा माल का सत्यापन। अब माल की प्रतिभूति पर ऋण देने से पूर्व यह सत्यापित करना होता है कि जो माल बताया जा रहा है वही है अथवा नहीं। अब इसके लिए कौन होगा? इसके लिए विषय विशेषज्ञ ही ये चीज़ बता सकते हैं कि ये जो माल जिसका हम सत्यापन करवा रहे हैं लोन लेने से पहले बैंक के पास, तो बैंक को ये कठिनाई आती है और बैंक ये कार्य विषय विशेषज्ञ के माध्यम से करेगा कि वाकई में ये वही माल है जो ये बता रहे हैं, जिसके आधार पर ये ऋण ले रहे हैं अथवा नहीं तो इसमें भी उनको जोखिम उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा गोदाम का भाव। अब चूंकि माल की प्रतिभूति के आधार पर तो लोन दे दिया, लेकिन उस माल के लिए फिर हो सकता है भंडारण की सुविधा करनी पड़े। अगर भंडारण की या गोदाम का अभाव है तो फिर खराब होने की भी जोखिम बनी रहेगी। इसके अलावा किस्तों में ऋण का भुगतान। क्या होता है? माल की जमानत पर ऋण देने की स्थिति में व्यापारी धीरे धीरे 2 किस्तों में ऋण को चुकाकर माल छुड़ाता है। इससे बैंक को कार्य करने में भी थोड़ी असुविधा हो जाती है। वस्तुओं के विक्रय में कठिनाई। ऋणी द्वारा ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में माल का विक्रय बैंक को ही करना पड़ेगा। अब
अगर इसमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी, जैसे उससे रिलेटेड मैनेजमेंट करना, मंडी को के पास तक माल को ले जाना पहुंचाना, और अगर उस जगह पर मंडी नहीं है जहां पर बैंक है तो फिर वो चार्जेस वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाई उसमें आ सकती है। मीन्स आपके सेलिंग एक्सपेंसेस भी जुड़ सकते हैं। तो बैंक को ये सभी परेशानियां उठानी पड़ेगी जो कि माल की व्यापारी को उस माल को बेचने में उठानी पड़ेगी। फिर बैंक इसका सेलर हो जाएगा तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेंगी। अब माल के विरुद्ध ऋण में बैंक द्वारा ली जाने वाली सावधानियां। अब बैंक क्या क्या सावधानियां ले सकता है, क्या क्या सावधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए बैंक के द्वारा। फर्स्ट है ख्याति प्राप्त ग्राहकों को ऋण। बैंक को अपनी ऋण पॉलिसी में यह बिंदु जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो केवल गुडविल जिन प्राप्त जो व्यक्ति हैं उनको ही इस प्रकार का ऋण प्रदान करें। इनके अलावा ऋणी के चरित्र में आर्थिक स्थिति की भी जांच की जाए। प्रभार का निर्माण। बैंक यदि संयुक्त स्कंद कंपनी को ऋण दे रही है तो उस माल का प्रभार का निर्माण किया जाना चाहिए तथा प्रभार कंपनी रजिस्ट्रार से ही रजिस्टर्ड कराना चाहिए। इसके अलावा प्रतिभूति में रखी जाने के रूप में रखी जाने वाली वस्तुएं, मीन्स जो माल है उसकी प्रकृति, प्रकार, ये सारी चीज़ें भी देखी जानी चाहिए। बैंकिंग अधिकारियों से ये अपेक्षा तो नहीं की जा सकती कि वो सभी प्रकार के माल के जानकार हो, लेकिन उनको ऐसे माल की सूची तैयार कर ली जानी चाहिए जिसकी जमानत के आधार पर वो ऋण आसानी से दे सकते हैं, और ये सूची तैयार करते समय उनको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा गोदाम की व्यवस्था एवं बीमा। अब अगर माल की प्रतिभूति के आधार पर लगातार बैंक ऋण देता रहता है तो उसके लिए उसको आवश्यकता अनुसार ऐसे गोदाम या भंडारण की व्यवस्था कर लेनी चाहिए और इनका बीमा भी करा लेना चाहिए। और यदि बैंक ग्राहक के गोदाम में ही माल रख रही है तो फिर उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि उस गोदाम का बीमा कराया हुआ हो। इसके अलावा माल की जांच करना। अब प्रतिभूति के आधार पर लोन तो दे दिया, लेकिन उस गुड्स की, उस प्रोडक्ट्स की समय समय पर जांच भी कराती रहनी चाहिए, ताकि ग्राहक को ये भय बना रहेगा कि उसके माल की लगातार जांच हो रही है। इससे वो हेरा फेरी या कपट या माल में परिवर्तन करने से पहले सोचेगा। और अगर ये जांच व्यवस्था आपकी कमज़ोर है तो ग्राहक छल कर सकता है, और अगर कठोर है तो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मार्जिन व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी माल की प्रतिभूति पर ऋण देते समय, कि माल जितने मूल्य का है उतनी तुलना में ऋण राशि कम राशि का ही दिया जाना चाहिए। अगर दोनों में अंतर है तो मार्जिन राशि कहलाती है, और बैंक को उचित मार्जिन राशि रखनी चाहिए ताकि मूल्यों में गिरावट होने पर भी ऋण राशि की सुरक्षा रह सके। मीन्स माल का मूल्य ऋण राशि से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि माल का मूल्य कम भी हो तो भी रखा जा सके बैलेंस। इसके अलावा विवरण पत्र प्राप्त करना। समय समय पर आवश्यकता अनुसार ऋण की राशि का भुगतान करके ग्राहक क्या करता है, माल को छुड़ा लेता है। तो इसके लिए बैंक को चाहिए कि माल के पूर्ण विवरण सहित उसका विवरण पत्र तैयार करके प्रस्तुत करें। इससे क्या होता है, ग्राहक बंधा रहता है। उसके अलावा फिर गोदाम पर नोटिस भी चिपकाते रहना चाहिए कि ये जो माल रखा हुआ है ये बैंक के पास प्रतिभूति के रूप में रखा हुआ है। इसके अलावा वस्तुओं का मूल्यांकन एवं सत्यापन भी किया जाना चाहिए टाइम टू टाइम। अब सेकंड हम बात करेंगे स्कंद विनिमय प्रपत्रों के विरुद्ध स्कंद, लोन अथवा एडवांसेज अगेंस्ट स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज। वे प्रतिभूतियां जिनका लेन देन स्कंद विपणी बाजार में होता है उन्हें स्कंद विनिमय प्रपत्र कहते हैं, जिनमें औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाओं के अंश एवं ऋण पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी, बीमा निगम, बैंक, ट्रस्ट आदि द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियां या सिक्योरिटीज शामिल होंगी। अब इनके आधार पर भी बैंक लोन देता है, तो इसके क्या लाभ होते हैं, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी बनी रहती है इनसे, क्योंकि ये विश्वसनीय होते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, सरकारी व व्यापारिक। सरकारी प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर ऋण देने में तो बैंक को बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है, क्योंकि इनका मूल्य स्थिर होता है, विश्वास योग्य होते हैं और जोखिम रहित होते हैं। इसके अलावा इस प्रकार की जो सिक्योरिटीज़ है इनके मूल्य भी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से प्रतिदिन बताए जाते हैं, तो इनमें उतार चढ़ाव मोस्टली कम होता है, सो ये ज़्यादा विश्वसनीय होती है। विक्रय इनका आसान होता है, मार्केटिंग इनकी बहुत ईजी है। मूल्य निर्धारण एवं मूल्य स्थिरता प्रतिदिन न्यूज़पेपर में आता है, तो इसके मूल्यांकन में भी कोई कमी नहीं होती है। मालिकाना या स्वामित्व का निर्धारण, अन्य संपत्तियों की तुलना में इन प्रतिभूतियों की मालिक की जानकारी करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। यदि अंश या ऋण पत्र रजिस्टर्ड है तो कंपनी से पूछकर उसके स्वामित्व का निर्णय भी हो सकता है तुरंत। ऋण की सुविधा, इसके आधार पर ऋण देने से बैंक को भी लाभ होता है कि इनके आधार पर बैंक अपने केंद्रीय बैंकों से ऋण ले पाता है।
सिक्योरिटीज़ के आधार पर बैंक ऋण लेता है ना, किससे, आरबीआई से, तो इसमें भी उनको सुविधा होती है बैंक को ऋण लेने में। इसके अलावा ऋण भार में भी कमी आती है क्योंकि लाभांश ब्याज आदि प्राप्त होता है इन प्रतिभूतियों से। तो बैंक ऋण के विरुद्ध ये सब सारी चीज़ें वो बैंक जमा करता रहता है और उसके ऋण भार में कमी आती है। स्थान परिवर्तन व रखने की सुविधा, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ही, इन सारी चीज़ों का जो हमें माल के विरुद्ध ऋण देने में जो असुविधाएं हो रही थी वो सारी चीज़ें इनमें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसके लिए अतिरिक्त गोदाम की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है। अब हम ध्यान रखेंगे कि सिक्योरिटीज़ के आधार पर अगर बैंक लोन दे रहा है तो वो क्या क्या सावधानियों को ध्यान में रखता है। सबसे पहले व्यवसाय की प्रकृति। कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों का मूल्य में परिवर्तन बहुत कुछ कंपनी की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि उसकी प्रकृति स्थायित्व की है तो प्रकृति कुछ किसी किसी की प्रकृति स्थायित्व की रहेगी और किसी किसी कंपनी की परिवर्तनशील रहेगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके बैंक लोन दें। इसके अलावा अंशों के प्रकार पर भी ध्यान दें कि समता अंश के पूर्वाधिकारी अंश है तथा पूर्वाधिकारी अंशों पर पूंजी एवं लाभांश दोनों ही पहले प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए बैंक पूर्वाधिकारी अंशों के आधार पर ऋण देने को ज़्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि वो सेफ्टी के नज़रिए से सही रहेगा। समता अंशों पर अनिश्चितता रहेगी क्योंकि मूल्यों में उतार चढ़ाव होगा तो हो सकता है लाभांश ना ही मिले या ना कम मिले, तो ऋण देते समय इन सारी चीज़ों का बैंक ध्यान रखता है। कंपनी प्रबंध तथा सुदृढ़ता को भी बैंक देखेगा कि उस कंपनी का प्रबंधन मैनेजमेंट किस प्रकार का है, वो कंपनी सुदृढ़ कंपनी है या नहीं। प्लस उचित मार्जिन राशि तो बैंक देखेगा ही देखेगा कि अंशों या प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य एवं ऋण की राशि का अंतर ही मार्जिन राशि कहलाता है। इसके अलावा पूर्ण प्रदत्त अंशों पर ऋण, कंपनी के अंशों पर कितनी राशि चुकाई जा चुकी है ऋण देने से पूर्व भी यह देखना चाहिए बैंक को। बैंक को पूर्व प्रदत्त अंशों फुल्ली पेड अप शेयर्स पर ही ऋण देना चाहिए, अंशतः चुकता अंशों पर नहीं देना चाहिए। यदि अंशतः चुकता अंशों पर कंपनी द्वारा पूर्व में राशि मांगी गई हो और उन पर मांग राशि नहीं चुकाई गई हो तो फिर ऐसे इसमें क्या होता है, कंपनी अंशों को जब्त कर लेती है। तो ये सारी चीज़ों का बैंक को ध्यान रखना आवश्यक है। इसके अलावा हस्तांतरण करना, बैंक प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देता है तो उसे चाहिए कि ऐसी प्रतिभूतियों को अपने नाम पर हस्तांतरण करा ले। ये सारी चीज़ें बैंक को ध्यान में रखी जानी चाहिए और रिक्त हस्तांतरण की दशा में भी कंपनी को ऐसे हस्तांतरण बाबत सूचना देनी चाहिए। शीघ्र बिक्री योग्य होनी चाहिए, सिक्योरिटीज ऐसी चूज करनी चाहिए जो शीघ्र बिक्री योग्य हो। स्वामित्व के संबंध में सद्भावना एवं सद्विश्वास, ये भी ध्यान में रखना चाहिए बैंकों को कि बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को स्वीकार करते समय ये सारी चीज़ों के पूर्ण सद्भावना और सद्विश्वास से कार्य करना चाहिए। मीन्स उन प्रतिभूतियों के स्वामित्व में कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा पूर्णतः छानबीन एवं जांच पड़ताल की जानी चाहिए। आवंटन पत्रों पर ऋण, कंपनी द्वारा जारी किया गया अंश आवंटन पत्र वह पत्र है जिसमें कंपनी उस अंशधारी को अंशों के आवंटन की सूचना देती है। कुछ समय पश्चात ऐसे पत्रों को कंपनी जमा करके अंश पत्र निर्गमित करती है। तो आवंटन पत्र व अंश पत्र के बीच के निर्गमन के बीच में कुछ समयावधि होती है। यदि कोई व्यक्ति इस बीच की अवधि में ऋण प्राप्त करना चाहता है तो उसे बैंक आवंटन पत्र के आधार पर ऋण दे सकता है और ऐसा दिया गया ऋण भी उस अंशों की प्रतिभूति पर दिया गया ऋण ही माना जाता है कि जो कि आवंटन पत्र की सहायता से कंपनी को प्राप्त होने हैं। तो बैंकों को आवंटन पत्र पर ऋण देते समय यह देखना चाहिए कि कितनी राशि उन पर और चुकाना शेष है। नेक्स्ट है अंश बेचने का अधिकार। बैंक जिन अंशों को प्रतिभूति के रूप में रखकर ऋण देती है, ग्राहक से अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करा लेना चाहिए ताकि बाद में उन्हें ऋण भुगतान में त्रुटि की अवस्था में उन्हें बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। इसके अलावा ऋण पत्रों के संबंध में रजिस्ट्री अथवा जमा पत्र, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मीन्स अंतर नियमों में देखना चाहिए कि ऋण पत्रों के निर्गमन का अधिकार कंपनी के पास है भी कि नहीं है और 21 दिन के भीतर रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए बैंक को ऐसे ऋण पत्रों की, अन्यथा वह प्रभार व्यर्थ जाएगा। अपने अधिकार में लेने के बाद कंपनी के कम से कम 2 संचालकों के हस्ताक्षर करवाए जाने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि ऋण भुगतान करने की त्रुटि की अवस्था में बैंकों को इन ऋण पत्रों पर प्राथमिक अधिकार होगा और कंपनी इस पर कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगी। ये सारी सावधानियां देखनी होंगी। थर्ड हम बात करते हैं बीमा पॉलिसी के विरुद्ध ऋण कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के विरुद्ध भी आपको लोन दिया जा सकता है बैंक के द्वारा, लेकिन ये बहुत कम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनके आधार पर बीमा कंपनियां स्वयं भी ऋण देने का कार्य करती है। हालांकि ये सुरक्षित एवं अच्छी प्रतिभूति है और इन पर सरलता से बैंक ऋण देने को भी तैयार हो जाता है तथा बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य भी निश्चित होता है, तो हस्तांतरण किया जाना भी आसान है।
बीमा पॉलिसी का जो हस्तांकन है वो केवल पॉलिसी का स्वामी या नामांकित व्यक्ति ही कर सकता है। परंतु बैंक सुरक्षा की दृष्टि से सावधि बीमा पॉलिसी को बैंक ज़्यादा महत्व देता है, बजाय कि जो प्रचलन में जो काफ़ी सारी बीमा पॉलिसीज है उनके बजाय। इस पॉलिसी का समर्पण मूल्य एक निश्चित तिथि तक पर देय होता है तथा समर्पण मूल्य की गणना कभी भी आसानी से की जा सकती है। अब ये बहुत आसान है, लेकिन इस पर लोन इसलिए कम दिया जाता है क्योंकि बीमा कंपनियां स्वयं भी इस प्रकार के लोन प्रोवाइड करती है। अब इसके संबंध में बैंक क्या क्या सावधानी रखेगा? सही आयु पॉलिसी की जांच की जानी चाहिए, ऋणी का बीमित हित देखना चाहिए, बीमा प्रीमियम का भुगतान देखना चाहिए, बीमा पॉलिसी को बंधक रखना, बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य का निर्धारण, मार्जिन राशि को ध्यान में रखना चाहिए। सावधि बीमा पॉलिसी पर ही ऋण दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें समर्पण मूल्य की राशि निश्चित होती है और समय पर देय होती है। बीमा पॉलिसी पर प्रभार ये भी निश्चित कर लेना चाहिए पहले से। अब बैंकों द्वारा बीमा पॉलिसी पर ऋण देने से अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होते हैं तथा इसके लाभ भी होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं? आपका ऋण सुरक्षित रहता है। विश्वास बंधक में बैंक अपने पास ऋणी की बीमा पॉलिसी रख लेता है, लेकिन बैंक के पक्ष में बीमा पत्र का हस्तांकन नहीं होता, जबकि वैधानिक बंधक में दोनों ही बातें होती है। विश्वास बंधक का प्रचलन ज़्यादा है क्योंकि ऋण देते समय ज़्यादा कानूनी कार्रवाई आपको नहीं करनी पड़ती और समझौते के आधार पर ही हस्तांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बीमा पॉलिसी का मूल्यांकन आसान होता है। बीमा पॉलिसी की परिपक्वता भी होती है कि निश्चित अवधि पूरी होने या इसमें पूर्व बीमक की मृत्यु होने पर पॉलिसी की राशि स्वतः ही देय हो जाती है और बीमा कंपनी इसका भुगतान कर देती है। बीमा कंपनियों का चूंकि राष्ट्रीयकरण हो चुका है, इसलिए भुगतान न होने की भी कोई टेंशन नहीं रहती है। समर्पण मूल्य में सामयिक वृद्धि भी होती रहती है अगर ऋणी व बीमक बीमा पॉलिसी का समय समय पर प्रीमियम चुकाता रहता है तो इससे बैंक को लोन देना और भी अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित हो जाता है। अब हम बात करते हैं माल के हक में प्रपत्रों के विरुद्ध ऋण। अब बात करते हैं फोर्थ की, माल के हक प्रपत्रों के विरुद्ध ऋण। लोन एडवांसेस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल्स टू गुड्स। माल के हक प्रपत्र का आशय क्या हुआ कि ऐसे प्रपत्रों का धारक ही माल का स्वामी होता है, अर्थात ऐसे प्रपत्र के धारक का माल पर अधिकार एवं नियंत्रण है। ऐसे प्रपत्र कौन कौन से हो सकते हैं? रेलवे बिल्टिंग, रेलवे रिसीट, ट्रांसपोर्ट बिल्टिंग, सुपुर्दगी आदेश पत्र, डाक वारंट, जहाजी बिल्टिंग, गोदाम प्रमाण पत्र और गोदाम वारंट। यानी कि ये रिसीट जिनके पास है उन धारक को ही उस माल का स्वामी माना जाता है। तो ये सभी पत्र माल के अधिकार पत्र हैं जिनमें या तो माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने या सुपुर्दगी देने के लिए माल लेते समय दी गई रसीद है या जिन्हें देकर माल लिया जा सकता है। मीन्स ये प्रपत्र ये पुष्टि दे रहे हैं कि माल गोदाम में है तथा गोदाम कीपर इन प्रपत्रों की उपस्थिति व देने पर ही माल गोदाम के बाहर निकलेगा। तो क्या होता है? बैंक, रेलवे रसीद, जहाजी बिल्टी, डाक वारंट, ट्रांसपोर्ट रसीद के अधीन माल का कब्जा संबंधित पक्ष के लेने का अधिकारी होता है तथा माल की सुपुर्दगी ले सकता है। कौन? बैंक। जबकि गोदाम वारंट या गोदाम प्रमाण पत्र एक रसीद है जिसके आधार पर बैंक माल की सुपुर्दगी कब ले सकता है? जब ऐसा माल बैंक के नाम रजिस्टर्ड हो चुका हो। अब इसके संबंध में भी ऋण देते समय बैंक क्या क्या सावधानियां रखेगा? ऋणी की ख्याति देखेगा, व्यवसायिक कार्यकुशलता व प्रबंध में निपुणता, जमा प्रपत्र प्राप्त करने व सभी आवश्यक शर्तों का समझौते में उल्लेख देखेगा, रेलवे रसीद, जहाजी बिल्टी और ट्रांसपोर्ट रसीद की सभी प्राप्तियां अपने अधिकार में लेगा और उन्हें सूचना देगा, बिक्री के माल की वास्तविकता की जांच करेगा, माल का बीमा अनिवार्य होना चाहिए, अधिकार पत्र का विधिवत पृष्ठांकन, गोदाम अधिकारी के प्रमाण पत्र की आड़ पर ऋण देना। बैंक को गोदाम आदेश पत्र, गोदाम अधिकारी के प्रमाण पत्र या सुपुर्दगी आदेश के प्रपत्र के आधार पर ऋण स्वीकार करते समय भी कई सावधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जैसे गोदाम रजिस्टर्ड है या नहीं उसने, यानी कि गोदाम के पास लाइसेंस है या नहीं, गोदाम के अधिकार पत्रों की वैधानिक मान्यता क्या है, यथार्थता पर विचार किया जाना चाहिए और गोदाम अधिकारियों को भी इस बात की सूचना दे देनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर्ण, चांदी व आभूषण के विरुद्ध ऋण, यानी कि इनके आधार पर जो लोन दिया जाता है वो। बैंक इन बहुमूल्य धातुओं की प्रतिभूति के आधार पर भी ग्राहक या व्यक्तियों को ऋण देते हैं क्योंकि ऐसा ऋण ज़्यादा सुरक्षित होता है और इसके बहुत बड़े भाग के बराबर ऋण दे देते हैं। और ऋण देते समय बैंक क्या क्या सावधानियां रखेंगे कि प्रतिभूति के रूप में रखी जाने वाली जो विशिष्ट धातु है उसकी शुद्धता और प्रमाणिकता की जांच बैंक को करवा लेनी चाहिए।
कई बार छल कपट से या कम मूल्यवान वस्तु या नकली धातु की वस्तुएं बनाकर उन पर स्वर्ण का झोल चढ़ाकर भी लोन प्राप्त किया जा सकता है। तो इन चीज़ों की प्राथमिक की जांच की जानी चाहिए। ऋणी के चरित्र एवं ख्याति की जांच, ऋणी का विशिष्ट वस्तुओं पर स्वामित्व भी है या नहीं, ये भी देखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन आभूषणों या धातुओं को अन्य के पास जमानत पर रखकर तो ऋण नहीं ले लिया गया है, कहीं पहले से भी वो जमानत पर दे दिए गए हों, यानी कि बैंक का प्रथम ग्रहणाधिकार है भी या नहीं। ऋणी से जमा पत्र अवश्य लिखवाना चाहिए। चोरी युक्त आभूषणों व धातुओं की प्रतिभूति पर ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये माल कहीं चोरी का तो नहीं है, ये जो सोना चांदी या बहुमूल्य जेवरात है वो। इसके अलावा ऋणी से यह स्पष्ट घोषणा करानी चाहिए कि अमुक आभूषण मेरे ही हैं तथा चोरी एवं जालसाजी के नहीं। अब हम बात करते हैं पुस्तकीय देनदारों के विरुद्ध ऋण। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।